हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वहाँ उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि मेटल कैसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैसे वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और कुछ और प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टुगेदर। मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। तो वो टॉपिक क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट टॉपिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लिया था 9th क्लास में। 9th क्लास में एक चैप्टर है, वहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अपना काम जितने से चल जाएगा मेटल और नॉन मेटल को समझने का, उतना हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। और बाकी का तो आप लोग जानते हैं, हम लोग 11th क्लास और 12th क्लास में डिटेल में केमिस्ट्री सेपरेटली पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। एक छोटा सा पॉइंट समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर था, वहाँ आपने पढ़ा है कि किसी भी मेटल के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर स्फीयर में। इनको बोलते हैं ऑर्बिट या इसको बोलते हैं शेल। और वहाँ पे हम लोगों ने इनको नाम दिया था K, L, M, N, इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर इसको नाम दिया था। तो हम लोगों को वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पढ़ना है किसी भी एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मान लीजिए कोई एटम X है और उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक पॉइंट तो आपको याद है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को बोलते हैं K, L, M, N, इस तरह से हम लोग उनको डेजिग्नेशन देते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया कि ये है क्या। तो हम लोग यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को अपना ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले नोबल गैसेस। अब ये नोबल गैसेस क्या हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसके बारे में। नोबल गैसेस मतलब अनरिएक्टिव गैसेस। आप लोग 10th क्लास में ही चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, इस तरह से चैप्टर है। उसमें आप लोग पढ़ोगे कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है वहाँ पर नोबल गैस पाई जाती है। और नोबल गैस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन ये नोबल गैसेस हैं और ये अनरिएक्टिव गैसेस हैं। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, अभी हम थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पर समझ लेंगे। तो देखिए नोबल गैसेस में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हीलियम, नियोन और आर्गन की। ठीक है, हीलियम का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर। हम लोग जानते ही हैं एटॉमिक नंबर को। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। और यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ हेडिंग दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, सेल्स में। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर K, ये L, ये M और ये N। ये KLMN है क्या, बेसिकली दोबारा समझ लीजिए। जैसे ये मेरे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पर K, L, M, N, इस तरह से इनको डेजिग्नेशन दे दिया गया है, इनको नंबर दे दिया गया है।
ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं के, सेकेंड ऑर्बिट को एल, थर्ड ऑर्बिट को एम, फोर्थ ऑर्बिट को एन, इससे बोलते हैं। तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी की ये क्या रहेंगी, ये खाली पड़ी रहेंगी। ठीक है, नियोन में कितने एटॉमिक नंबर क्या है 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, तो यहाँ पर के में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन 2, बचे कितने 8, तो दूसरी ऑर्बिट में कितने आएंगे 8। एक पॉइंट आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहां पर आ जाइए, एटॉमिक नंबर कितना है 18, तो के में कितने आ गए 2, एल में कितने आ गए 8, अब 2 + 8 कितने हो गए 10, अभी कितने और बचे हैं 8 और बचे हैं, ये आ गए मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 8। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं वैलेंसी सेल। जैसे हीलियम में केवल इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे थे के में, तो यही इसकी आउटर ऑर्बिट हो गई, तो इसका मतलब वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। यहां पर नियोन के केस में आउटर मोस्ट सेल क्या है एल, और इस आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलेंगे वैलेंसी सेल, और वैलेंसी सेल में कितने आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आर्गन के केस में आउटर मोस्ट क्या है एम, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 8 आ रहे हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और हर कोई एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। हर कोई एटम ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। और इनर्ट गैसेस में, नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देखो 8 इसमें आ रहे हैं, 8 इसमें भी आ रहे हैं, बाकी की जो नोबल गैसेस हैं उनमें भी 8 आते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 हैं, और हम लोग ये जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, और 2 ही प्रेजेंट है, इसका मतलब इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये स्टेबल है। ठीक है, तो यहां पर नोबल गैसेस का क्या कंप्लीट है ऑक्टेट, ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसका मतलब कैसी है ये, इसका मतलब दे आर इनर्ट, ये इनर्ट हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी नहीं रखती हैं, और हर कोई एटम ये चाहता है कि वो नोबल गैसेस की तरह बन जाए, मतलब अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ले आए। चलिए अब मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ कुछ मेटल एटम्स के बारे में, जैसे अभी देखते हैं हम लोग, मैं पढ़ता हूँ सोडियम, ये तो नोबल गैसेस थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल। मेटल में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फर्स्ट में कितने आएंगे 2, एल में कितने आएंगे 8, एम में कितने आएंगे 1। ठीक है, यहां पर ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है। ऐसे ही मैग्नीशियम में 2, 8 और यहाँ 2, एल्युमिनियम में 2, 8 और 3। तो यहाँ पर क्या चीज़ पता चल रही है आपको, यहाँ पर ये चीज़ पता चल रही है हमको कि इनकी आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मेटल की आउटर मोस्ट सेल में, और आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट वैलेंसी सेल। तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अच्छा, अगर ये 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएं तो इनकी आउटर मोस्ट सेल क्या बन जाएगी ये वाली, और इस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। इसका मतलब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की टेंडेंसी रखेगा। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये एक्सेप्ट भी तो कर सकता है, भाई इसको एक्सेप्ट कितने इलेक्ट्रॉन और करने पड़ेंगे 7 इलेक्ट्रॉन और गेन करने पड़ेंगे। भाई 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इन कंपेरिजन टू 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, विच मेथड इज ईजियर, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स पर। हम लोग आते हैं नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल में देखिए लिख लेते हैं हम लोग, जैसे नॉन मेटल में लिख लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17, 2, 8 और 7। ऐसे ही यहां पे लिख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2, 6। ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये कितना रहेगा 2 और 5। अब आप लोग देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ये नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो नॉन मेटल की यहाँ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में 6, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में 5। अच्छा, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये 8 बना देगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं तो ये 8 बना देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो इसकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही है कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। बात आई समझ में आपके? मेटल की जनरल टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्यों? इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट्स, इन ऑर्डर टू गेन ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नॉन मेटल हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑक्टेट। मेटल भी चाहता है उसका ऑक्टेट बन जाए, नॉन मेटल भी चाहता है उसका ऑक्टेट बन जाए। मेटल क्या करता है ऑक्टेट बनाने के लिए? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। नॉन मेटल क्या करता है? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करने के लिए? ऑक्टेट बनाने के लिए। अब ऐसा हो जाए कि मेटल और नॉन मेटल का जो बिहेवियर है एकदम अपोजिट है। मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो दोनों का काम अच्छे से चल जाएगा। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दोनों एक दूसरे को की ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे। ठीक है, तो इस टेबल से आप लोगों को कुछ ना कुछ ये समझ में आ गया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर क्या है। चलिए अब हम देखिए, अब हम लोग लिखते हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमको देखना है। चलिए देखो, अब ऐसा करते हैं, एक मेटल लेता हूं मैं यहाँ पर सोडियम और एक नॉन मेटल लेता हूं मैं यहाँ पर क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का देखते हैं हम लोग। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। ठीक है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2, 8 और 1। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो इसको लिख दूंगा मैं 2, 8 और 7। अच्छा, यहीं पर एक चीज आती है, दैट इज लुईस, एक साइंटिस्ट का नाम है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल क्या मतलब होता है? लुईस साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एटम के इलेक्ट्रॉनिक डॉट सिंबल बनाए थे। वो क्या होते हैं वो समझिए। जैसे सोडियम का मैंने सिंबल लिख दिया Na। अब सोडियम की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम की वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एक डॉट बना दीजिए। दिस इज द लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर सोडियम। ऐसे ही क्लोरीन का सिंबल बना दिया मैंने, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अच्छा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, या मैं ये बोल सकता हूँ क्लोरीन की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। और वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर सोडियम, ये लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर क्लोरीन। अच्छा, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो और इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर ले? क्लोरीन। अब जैसे ही सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब इसकी आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी ये वाली, और इस पर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब समझिए कि जब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा
पहले इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि सोडियम जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा वो समझिए। जैसे मैं सोडियम एटम को यहाँ पर बनाता हूँ, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ ये क्लोरीन न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ पर पहुँचेगा? क्लोरीन के पास पहुँचेगा। अब देखिए, अब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अब इनके पास इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर प्रेजेंट होते हैं उतने ही प्रोटॉन अंदर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। या मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उतना ही होता है जितना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी थी यहाँ पर? 11 थी। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो 11 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होगा? +11। 11 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था? -11। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -10। तो अब देखिए न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है? +11। बाहर कितना चार्ज है? -10। तो ओवरऑल कितना चार्ज आएगा इस पर? इस पर ओवरऑल कितना चार्ज आएगा? +1। अब आ जाइए क्लोरीन पर। क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ से, कहाँ से? सोडियम से। अभी क्लोरीन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो कितने हैं? 17 पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर। बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब बाहर इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? माइनस। तो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया? क्लोरीन के ऊपर नेट चार्ज आ गया -। तो अब एक चीज समझ लीजिए आप लोग, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चीज है। जब किसी के पास नेगेटिविटी जाएगी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब किसी के पास से नेगेटिव चीज कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो सोडियम के पास नेगेटिविटी कम हुई है तो पॉजिटिविटी बढ़ गई है, एक नेगेटिविटी कम हुई तो एक पॉजिटिविटी बढ़ गई, एक नेगेटिविटी और आ गई तो इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इसको बोलते हैं कैटायन और इसको क्या बोलेंगे? एनायन। ठीक है, बात आ रही है समझ में आपके? तो मेटल क्या बनाते हैं? हमेशा मेटल बनाते हैं मेटल कैटायन, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं? नॉन मेटल एनायन। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? क्लोरीन को। तो देखिए सोडियम के ऊपर आ गया प्लस और क्लोरीन के ऊपर आ गया माइनस। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बात आ रही है समझ में आपके कि कैटायन और एनायन के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक बॉन्ड से, और उसी आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो देखिए सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रही, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रही। अब वो पूछ ले कि ड्रॉ द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आप इस पर आ जाइए। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया प्लस, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया माइनस। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोल दिया हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन यहाँ पर नॉन मेटल है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 282, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अगर मैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाता हूं तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो दिस इज द लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर मैग्नीशियम। अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, ये रहे
यह है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर क्लोरीन। देखिए मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8। इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हैज़ द टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये हो गए ट्रांसफ़र। ठीक है, तो मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज आ गया? मैग्नीशियम पर आ गया +2 चार्ज। और क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया भाई एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ फॉर्मूले में 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मुझे 1 क्लोरीन और लिख लेता हूँ यहाँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। ठीक, तो मैग्नीशियम पर तो ओवरऑल +2 चार्ज आएगा, एक क्लोरीन पर -1, दूसरे क्लोरीन पर -1। तो दीज आर दी लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। और ये था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। और मैं यहाँ लिख दूंगा कि मैग्नीशियम +2 Cl-, और इनके बीच में क्या पाया जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको ही बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब एक चीज आप लोग याद रखिए, सोडियम क्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन का। मैग्नीशियम क्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, यहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग लिखवा देंगे नोट में। ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेटल है, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। मैग्नीशियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाते हैं तो देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। मैग्नीशियम पर आएगा +2 और ऑक्सीजन पर आएगा -2। यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अच्छा, हमको आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऐसे लिख रहे हैं, बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनाया हमने। ऐसे मान लीजिए अगर मैं लेता हूं यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पर कोई भी बॉन्ड मैंने नहीं बनाया है। हम लोग यहाँ पे लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसे लाइन से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल 4 दैट इज सोडियम ऑक्साइड Na2O। सोडियम इज मेटल, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सोडियम के आउटर मोस्ट में है 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। ऑक्सीजन के एक एटम में है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पर एक और सोडियम है मेरे पास, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो दोनों सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ सिंपल, और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा? Na2O। ठीक है, तो दीज आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब ये आयनिक कंपाउंड्स क्या है? सिंपल सी बात है, द कंपाउंड विच हैव या विच कंटेन आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड बन गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, दैट वी हैव टू डिस्कस। अब हम लोग पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड। तो व्हाट आर दी आयनिक कंपाउंड? द कंपाउंड्स विच कंटेन
which contain ionic bond are called ionic compound. ठीक है, द कंपाउंड विच कंटेन आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, अच्छा यहीं पर मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ. व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड during ionic bond formation, during ionic bond formation, that is called इलेक्ट्रोवैलेंसी. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी 1, मैग्नीशियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी 2. ऐसे ही अगर हम लोग एक कंपाउंड बना लें एल्युमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी 3, क्योंकि देखो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में है 3 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास, तो हमको मिल जाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी. चलिए, नाउ द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको देखिए. इसको समझने के लिए आप लोगों के यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 3.13. आपसे बोला गया सोडियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट और जो भी आयनिक कंपाउंड आपको अपनी लैब से मिल सकते हैं उनको ले लीजिए. फिर क्या करना है, आप उनको वाटर में डिसॉल्व करके देखिए. अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं दैट मीन्स सॉल्युबल, नहीं हो पाते तो इसका मतलब दे आर इनसॉल्युबल. ठीक, तो हम लोगों को इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कुछ कंपाउंड्स को अपनी लैब से लेना है और उनके अलग अलग टेस्ट करने हैं. जैसे टेस्ट क्या, वो दिखने में कैसे हैं, वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं. फिर उनका एक एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखिए कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक, तो उसी एक्टिविटी से जो कंक्लूजन निकलेगा दैट आई एम टेलिंग यू नाउ. तो उस एक्टिविटी 3.13 के जो रिजल्ट हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट फिजिकल नेचर. फिजिकल नेचर, तो फिजिकल का मतलब ये है कि जो दिखने से जो पता चल जाता है. तो हमको क्या पता चला कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड. कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड. हार्ड का मतलब क्या है कि हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते. जैसे आप लोग अपने घर में नमक देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड कैसा है, पाउडर फॉर्म में, लेकिन है तो सॉलिड. हम लोग ऐसे हाथ के बीच में रखे उसको ऐसे पीस नहीं सकते हैं. दैट मीन्स इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल, सिंपली से. तो इट इज़ सॉलिड एंड हार्ड बट ब्रिटल इन नेचर. इसका मतलब क्या है, ब्रिटल इन नेचर. देखिए, ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर हम लोग उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो वो टुकड़ों में टूट जाए. जबकि हम लोग जब मेटल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि मेटल कैन बी ड्रोन इनटू वायर एंड मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट, बट इट इज़ नॉट ब्रिटल इन नेचर. केवल एक ऐसा एग्जाम्पल था मेटल में, एक एक्सेप्शन था, दैट इज जिंक, जो ब्रिटल नेचर का है. लेकिन आयनिक कंपाउंड सॉलिड हैं, हार्ड हैं, बट ब्रिटल इन नेचर है. आप लोग उनको हथौड़े से तोड़ोगे तो वो शीट नहीं बनाएंगे. वो कैसे हो जाएंगे, वो टुकड़ों में टूट जाएंगे. चलिए, तो सेकेंड फॉर्म आती है हमारी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन आता है सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो उस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन ये निकलता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, आर कंप्लीटली सॉल्युबल. अच्छा, कंप्लीटली का मतलब क्या है यहाँ, कि कोई भी लास्ट में रेजिड्यू नहीं बचता है. आप लोग एक चम्मच नमक लीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए, उसको मिला दीजिए, आप क्या देखेंगे, पूरा का पूरा नमक गेट डिसॉल्व, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी रेजिड्यू, कुछ भी प्रेसिपिटेट वहाँ पर नहीं बचता है. अगर इसी नमक को आप लोग सरसों के तेल में देखिए तो वो सरसों के तेल में डिसॉल्व नहीं होता है. इसका मतलब क्या है कि वाटर कैसा कंपाउंड है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है. कैसा है, पोलर. तो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड्स सिंपली, बट इनसॉल्युबल इन किस किस में इनसॉल्युबल है, केरोसिन में इनसॉल्युबल है, पेट्रोल में,
ठीक है। और हम लोग जो घर में अपने सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं दैट इज मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, उसमें भी ये कैसा है, इनसॉल्युबल, बिकॉज दीज कंपाउंड आर नॉन पोलर। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स में। तो ये थी सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब आते हैं हम लोग थर्ड ऑब्जर्वेशन पर, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये, वो क्या है देखो, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप लोग ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मीडियम तो होना चाहिए करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। या तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या हमारे पास फ्री आयन होने चाहिए। अगर मैं मेटल की बात करता हूँ, सिंपल मेटल, तो मेटल हैज़ फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो मेटल कैन कंडक्ट करंट एट एनी कंडीशन, एट एनी टेम्परेचर। जैसे मेटल का वायर है, कॉपर है, आपके पास आयरन है, तो इसमें करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं, आयनिक कंपाउंड, तो देखिए आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में हमने देखा था कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो किस पर चला गया, क्लोरीन पे, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ दिया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है आयनिक कंपाउंड के पास, दे डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मेरे पास जो सोडियम क्लोराइड है उसमें आयंस तो हैं बट दीज आयन आर नॉट फ्री। हमको क्या चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या फ्री आयन चाहिए, बट इन सोडियम क्लोराइड ये दोनों ही चीज़ें नहीं है। अगर ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है तो मेरे पास ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना मेरे पास आयंस हैं, ठीक है। अगर मैं इसी सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर देता हूँ, वाटर में, मैंने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा, सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे। नाउ इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको क्या बात समझ में आ रही है सीधे सीधे, आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है पिघली हुई। सोडियम क्लोराइड को आप हीट कर दीजिए तो जो बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वीक हो जाएगा और सोडियम अलग क्लोरीन अलग, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। या सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए तो जो वाटर है वो सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग कर देगा, तो सोडियम क्लोराइड आयन फ्री हो जाएंगे, देन दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे लिखना है कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर हम लोग लिखें, यहाँ लिख देता हूँ मैं फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स contains the stronger electrostatic force of attraction, that means they have a high melting point and high boiling point. So these are the four properties of ionic compound that are observed during the activity 3.13, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, पॉइंट वाइज तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा है और इससे रिलेटेड कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ पे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11281, तो सोडियम का सिंबल लिखना है, उसके ऊपर 1 डॉट बनानी है। लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 डॉट बना दीजिए ऑक्सीजन सिंबल के ऊपर, ठीक। सेकंड है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताया है, नोट रेफर कर सकते हैं। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, तो देखिए सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन है। मतलब जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन से कैटायन और कौन से एनायन बनते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग हमने नोट्स में पढ़ा है, अच्छे से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स द आयंस आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, अच्छे से नोट्स बनाइए। वीडियो को फर्स्ट टाइम आप लोग ऐसे ही वॉच किया करें, सेकंड टाइम आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश करें, पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। और बोर्ड में आप लोग तभी अच्छा कर सकते हैं क्लास 10th स्टूडेंट जब आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है।
तो इसीलिए मेरा ये मेन फोकस रहता है ड्यूरिंग दिस वीडियो क्लासेस कि आप लोग नोट्स पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।